नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस रोमांचक और खौफनाक 8वां एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आप जो कहानी सुनने वाले हैं, उस कहानी के हर एक मोड़ पे खौफ और सस्पेंस से भरी हुई है। ये कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिए। मैं वादा करता हूँ, अगर आज की इस कहानी को आपके खुद के जीवन में घट चुकी है, ऐसे आप सोच सकते हैं, तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। हॉरर पॉडकास्ट हिंदी चैनल की कहानी सुनाने का ये छोटी सी प्रयास आपको पसंद आ रहा है और आप लोग अभी से ही स्टोरी भेजना शुरू कर दिए है। इस कारण मैं आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्ट मी। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप आपके जीवन में घटी हुई किसी घटना या फिर किसी से सुना हुआ कोई हादसा के बारे में हमें बताना चाहते हैं या फिर हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज दीजिए। हो सकता है अगले ही एपिसोड में आपकी कहानी सुनाया जाए। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। दोस्तों, आज की ये कहानी काठमांडू का रहने वाला दर्पण नाम का एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। उसकी ये दिल दहलाने वाली कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम है दर्पण और मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को सिर्फ कहानी मत समझना। ये घटना मैं अपने होश में रहते हुए अपने आंखों से देखा था और अनुभव किया था, लेकिन उस समय मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और उस घटना के बारे में आज भी सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं अगर किसी पनौती इंसान का मुंह सुबह देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन पता नहीं मैं उस दिन किसका मुंह देखकर उठा था। आज भी वो दिन मेरी जिंदगी का बस एक सवाल बनकर रह गया। बहुत सारे लोगों को मैं उस घटना के बारे में बताया। किसी ने यकीन किया तो किसी ने नहीं किया। किसी ने कहा ये शायद हो सकता है और किसी ने कहा वो बिल्कुल मेरा एक भ्रम था। लेकिन किसी भी हालत में मैं इसको भ्रम नहीं मान सकता हूँ। आज मेरी उम्र 45 साल का है और ये घटना आज से लगभग 11 साल पहले की है। दरअसल उन दिनों मैं नया ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा था। मुझे बस कुछ ही दिन हुआ था कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले मैं लगभग 5 साल तक ट्रक ड्राइवर के हेल्पर के तौर पे काम करता था। धीरे धीरे काम करते हुए मुझे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम मिल गया था। ट्रक में सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना ही मेरा काम होता था। उस दिन ट्रक भरकर चावल लेकर मुझे ट्रांसपोर्ट करना था नेपाल की देवघट नाम का एक जगह पर। 8 से 10 घंटे की सफर था, लेकिन ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि देवघाट नाम का वो जगह मेरे लिए नया था। और उस दिन बदकिस्मती से कोई दूसरा ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। पहले मैं कभी वहां गया नहीं था। उस ट्रांसपोर्ट के काम में मेरे साथ एक हेल्पर भी था, लेकिन वो देवघाट पहुंचने से पहले ही उतरने वाला था। बात हुआ था वो जहां उतरेंगे वहां से मेरा डेस्टिनेशन ज्यादा दूर नहीं है। वहां का कर्मचारी पहले से ही रास्ते में मौजूद होंगे, बाकी रास्ता वो लोग कॉल करके बता देंगे। उस समय मेरे पास एक नोकिया का बटन वाला फोन हुआ करता था। उसमें हर किसी का नंबर मैं सेव करके रखता था। ये सारी बातें जरूरी है क्योंकि आगे चलकर मेरे साथ जो हुआ था वो कभी भी ना होता अगर मैं पहले से ही चेत हो जाता। खतरे की घंटी सुबह निकलने से पहले ही बज चुकी थी। सुबह 9 बजे मुझे रवाना होना था, लेकिन ट्रक लोड होने के बाद अचानक एक जोरों की आवाज के साथ ट्रक का पीछे की टायर फट गया। और फिर क्या, फिर से ट्रक खाली करके नया चक्का लगाकर रीलोड करना पड़ा और इसमें बहुत वक्त निकल गया। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी था, मतलब किसी भी हालत में वहां आज पहुंचना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसे में रवाना देने में 12 बज चुका था। मैं और मेरा हेल्पर बातें करते हुए बहुत ही मजे से उस ट्रिप का आनंद ले रहा था।
दोपहर का खाना हम लोग एक साथ एक ढाबे में खाया। पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे शाम ढलकर रात की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रात गहरा होता गया, सड़क पर गाड़ी की संख्या भी कम होता गया और एक समय मेरे हेल्पर गाड़ी से उतर गया। उसका घर यही कहीं आसपास है, लेकिन ट्रक से उतरने से पहले वो लड़का मुझे बोला था, यहाँ से ये रोड पकड़कर लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद मुझे 2 लोग इंतजार करते हुए रास्ते में मिलेंगे। उन लोगों का फोन नंबर भी कागज में लिखा हुआ है। अगर कोई परेशानी हो तो उन्हें जरूर एक बार कॉल कर लेना। इतना बोलकर वो ट्रक से उतर गया, लेकिन उसी वक्त जाते जाते वो कुछ ऐसा बोल गया जो सुनकर मैं बिल्कुल हैरान था। उसने बोला था, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ट्रक के सामने क्यों ना आ जाए, मुझे किसी भी हालत में ट्रक को नहीं रोकना है। ट्रक रोकने से भयंकर संकट आ सकता है, जो कि मैं इतनी रात को बिल्कुल अकेला हूँ, इसलिए अगर मेरे साथ कोई होता तो चिंता की कोई बात नहीं थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं तो थोड़ा डर ही गया था। एक तो नई जगह, ऊपर से इतनी रात हो चुकी है। लेकिन फिर मैं सोचा, ज्यादा दूर की बात तो नहीं है ना, बस 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मुझे वो लोग जरूर मिल जाएंगे। और वैसे भी मुझे लग रहा था कि वो मजाक मजाक में मुझे डराने के लिए ये सब बोलकर भाग गया, पर मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस 20 किलोमीटर के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा होने वाला है। उस लड़के का नाम विक्रम था। मैं विक्रम को उतरने के बाद फिर से ट्रक को गियर में डाला और आगे की तरफ चल पड़ा। उस समय रात को 12:30 बज चुका था। पहाड़ और जंगलों से घिरी हुई नेपाल के उस जगह में उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। रास्ते से आता जाता कोई नजर भी नहीं आ रहा था। सच कहूँ तो उस वीरान सा जगह में उस वक्त मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। ट्रक की हेडलाइट के रोशनी में आगे की रोड बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। ऐसे में अचानक मेरे सामने जंगलों के अंदर से एक बड़ा साइज का बिल्ली रास्ते के दूसरे तरफ दौड़ते हुए निकल गया। हमारे संस्कार में रास्ते में बिल्लियों का काटना अशुभ माना जाता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं ऐसी हालत में थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, उसके बाद सफर में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरे कानों में बस विक्रम की वो बातें गूंज रही थी। मुझे लगा कि वो शायद मजाक मजाक में सीरियसली मुझे चेतावनी दे गए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते एक बार मैं अपने जेब से फोन निकाला और देखा उसमें बस एक ही नेटवर्क सिंबल अप डाउन हो रहा था। अब मुझे थोड़ा और डर लगने लगा, क्योंकि इस हालत में अगर मोबाइल फोन पर नेटवर्क ना मिले तो किसी से कांटेक्ट करने में मुश्किल हो जाएगी। फिर आगे क्या होगा पता नहीं। यही सारी बातें सोचते हुए मैं मेरा मोबाइल फोन फिर से जेब में रखकर एक पल के लिए ट्रक की साइड मिरर पर आंख डाला और फिर उस मिरर के अंदर जो देखा उसे देखने के बाद मेरी हालत और भी खराब होने लगा। मैंने देखा ट्रक के दाएं तरफ कंटेनर के दीवार पर छिपकली की तरह कोई इंसान चिपक के बैठा है, या फिर कहो बैठी है, क्योंकि वो एक सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो जरूर कोई महिलाएं होंगे। ऐसे कोई साधारण इंसान दीवार पर चिपक कर नहीं बैठ सकता। ये तो कोई इंसान मुझे नहीं लग रहा है। मेरी दिल की धड़कन और भी तेज होने लगा। ऐसे में अचानक
आगे की रोशनी में मैंने देखा एक काला साया जंगल से निकलकर बहुत ही तेज गति से सड़क पार करते हुए दूसरी तरफ गायब हो गया। ये सब देखकर मेरे माथे से पसीने की बूंद निकल आई। अगले ही पल जब मैं साइड मिरर पर फिर से नजर डाला तो देखा इस बार कंटेनर के दीवार पर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि ये सब एक भ्रम है, डर के मारे अनप शनप चीजें दिखाई दे रही है। ऐसी हालत में मानो समय और रास्ता एक जगह पर रुकी हुई थी। उस 20 किलोमीटर का सफर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे 20 किलोमीटर नहीं 200 किलोमीटर जाना है। मैं ट्रक की स्पीड थोड़ा बढ़ाया और मैंने जागरूकता के साथ ट्रक चलाने लगा। उस वक्त मुझे थोड़ा प्यास भी लग रहा था, लेकिन ट्रक को रोककर बोतल निकल के पानी पीने का इरादा उस समय मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस सोच रहा था कब मैं इस 20 किलोमीटर का सफर खत्म कर पाऊंगा। और एक अजीब बात यह थी, विक्रम जब से ट्रक से उतरा तब से लेकर अभी तक कोई इंसान या फिर कोई गाड़ी आगे मुझे दिखाई नहीं दी। ऐसे में चलते चलते ही अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसमें मेरा तो बस पैंट गीली होना बाकी था। ट्रक में फ्यूल रहने के बावजूद अचानक ट्रक आवाज करते हुए रास्ते में ही रुक गया। मैं काफी हैरान हो गया। कई बार कोशिश करने के बावजूद ट्रक स्टार्ट होने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा था। बस आगे की हेडलाइट जल रहा था और उस रोशनी में दूर सुनसान सड़क और वीरान वातावरण के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं दुनिया से बाहर आ चुका हूँ। मैं फिर और एक बार अपना नजर घुमाया और साइड मिरर पर देखा, लेकिन फिर से मुझे वहां कुछ अजीब दिखाई नहीं दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर से जेब से मेरा मोबाइल निकाला और पर्स में रखी हुई उस कागज को निकाला जिस कागज में उन लोगों का नंबर दिया हुआ है। लेकिन मोबाइल फोन ऑन करते ही मैं देखा थोड़ा बहुत जो नेटवर्क कुछ देर पहले मिल रहा था वो अभी बिल्कुल गायब है। फिर भी मैं कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। हाथ घड़ी में देखा तो समय 1:15 हो चुका था। मैंने थोड़ा इधर उधर नजर घुमाया तो मेरे चारों तरफ अंधेरों के अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखाई दी। अजीब मुसीबत है, एक तो फोन में नेटवर्क नहीं है और दूसरी बात आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा। डर के मारे मैं ट्रक के दरवाजा को लॉक करने का सोचा। फिर मैं जैसे ही लेफ्ट साइड की दरवाजा को लॉक करने के लिए आगे गया तो मुझे पीछे थोड़ी ही दूर रास्ते के बगल में एक पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान दिखाई दी। दुकान देखकर मैं सोच में पड़ गया। अभी तो इस रास्ते से होकर आया, लेकिन गौर से देखने के बाद भी मुझे कोई दुकान दिखाई नहीं दी थी, तो फिर ये कहां से आ गई। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, ऊपर वाले शायद मेरी पुकार सुन ली। दुकान के अंदर कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएंगे। विक्रम ने जाते हुए उस समय खामखा ही मुझे डरा दिया था और उसी डर के कारण मुझे मिरर में वो अजीब चीज दिखाई दी। ये सोचते हुए मैं ट्रक की चाबी निकाला और दरवाजा खोलते हुए नीचे उतर आया। फिर मैंने देखा थोड़ी ही दूर दुकान के अंदर एक लालटेन बहुत ही धीमी धीमी जल रही है। 20-25 कदम आगे चलने के बाद मैं उस छोटी सी दुकान के अंदर पहुंच गया। मैंने देखा दुकान के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वो घूंघट निकलकर नीचे की तरफ झुककर बैठी हुई थी। मैंने उसके सामने जाने के बावजूद वो आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। शायद इनकी उम्र हो चुकी है, इसी के कारण ठीक से दिखाई या फिर सुनाई नहीं देता होगा। उसकी हालत देखकर मुझे तरस आया। मैं खासकर बोला, दादी जी क्या चाय मिल सकती है? उसने आंख उठाकर देखा, लेकिन सच कहो तो उस चेहरे में
मुझे कुछ अजीब नहीं दिखाई दी। उसे देखकर लगा बेचारी बहुत ही दुखी होगी शायद, वरना इस उम्र में कौन क्यों काम करेगा। उसने कांपते हुए अपने हाथों को निकाला और चाय बनाने लगा। उसे देखकर मुझे लगा शायद वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं चाय बनाने तक चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी ही देर बाद उसने चाय बनाकर मुझे दिया। चाय पीते पीते मैं उनसे पूछा, क्या आप अकेली हो? आपका घर कहाँ है? तो फिर उसने बातें करना शुरू की। वो बोली कि उसका कोई घर नहीं है, ये दुकान ही उसका सब कुछ है। खाना पीना सोना जागना सब कुछ यहीं पर है। उसकी हालत देखकर सच में मुझे बेहद ही खराब लगा, लेकिन उस वक्त मेरा भी हालत कुछ अच्छा नहीं था। मुझे मैकेनिक की सख्त जरूरत थी। मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है कि नहीं, तो उसने बताया यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, सुबह तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि रात में अगर बहुत जरूरी ना हो तो कोई इस रास्ते से नहीं जाता। ये बात सुनने के बाद मैं और भी परेशान हो गया। मुझे जैसे भी करके आज देवघाट पहुंचना था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरी हालत देखकर वो बूढ़ी औरत थोड़ा हंसी और फिर बोली, किस्मत तुम बदल नहीं सकते। किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मैंने सोचा हाँ बात तो सही है, इस हालत में और क्या ही किया जाए। वो तो ऊपर वाला का शुक्र है कि इस बूढ़ी औरत का दुकान मिल गया। मैं चाय पीते पीते उसके साथ बातें करने लगा। ये जगह कौन सा है, ये जगह में और कोई दुकान क्यों नहीं है, या फिर कोई इंसान यहाँ क्यों नहीं रहते, इसके ही बारे में मैंने उसे पूछा। तो फिर उस औरत ने जो बताया वो ही मैं हुबहू आपको बोल रहा हूँ। दरअसल उस रास्ते से थोड़ी ही दूर एक नदी है। बहुत साल पहले उस नदी किनारे एक गांव हुआ करता था। उस गांव का लोग अपने आप में बहुत ही खुश था। 20 से 25 परिवार को लेकर वो गांव बसा हुआ था। लेकिन उस समय एक महामारी शुरू हुआ और काफी सारा लोग मारे गए। उस गांव वालों में से एक बूढ़ी औरत को थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र के बारे में पता था, इसलिए गांव वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन वो अपने आप में डूबकर गांव वालों के साथ रहते थे। परंतु उस महामारी के बाद गांव वालों ने सोचा इसके पीछे उस औरत का हाथ है, और एक दिन रात को उत्तेजित होकर गांव वालों मिलकर उस बूढ़ी औरत को जिंदा जला देती है। सुनने को आता है तब से लेकर आज तक वो औरत उस नदी किनारे घूमती रहती है। वो इंसान से बहुत नफरत करती है, इसलिए रात के अंधेरों में अकेले इंसान को वो अपनी शिकार बनाती है। इस इतिहास को सुनने के बाद मैंने उसे कहा, क्या आपको यहाँ अकेले रहने में डर नहीं लगता? तो उसने बोली, आज तक वो ऐसा कुछ नहीं देखा जिसमें डरने वाली बात हो। ये सब तो लोगों का मनगढ़ा कहानी है। उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद मैं थोड़ा निश्चिंत हुआ। इतनी देर तक मैं उस छोटी सी दुकान के अंदर एक छोटी सी बेंच के ऊपर बैठकर उससे बातें कर रहा था। उस समय मुझे काफी भूख लग रहा था। शायद यही समझते हुए उस बूढ़ी औरत एक डिब्बे से 2 बिस्किट निकालकर मुझे दिया। मैंने उसे शुक्रिया कहकर वो बिस्किट लिया और खाने लगा। उन्हें बोला, कल सुबह निकलने से पहले मैं आपका पैसा चुका दूंगा। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नींद आती है तो उसी बेंच पर ही सो जाना। मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ। थोड़ी ही दूर मेरा ट्रक खड़ा था। इतनी रात को और कुछ उपाय ना देखते हुए मैं वहीं बैठकर बातें करने लगा। एक समय हाथ घड़ी देखा तो समय 2:30 बज चुका था, और एक बार मैं जेब से मोबाइल फोन निकाला तो देखा तभी भी नेटवर्क का कोई नाम और निशान तक नहीं था। फिर न जाने बैठे बैठे कब मेरी आंख भारी होने लगा और मैं सो गया।
कितनी देर तक मैं सोया था पता नहीं। अचानक झट से मेरी नींद टूट गई और नींद टूटते ही आगे का नजारा देख के मेरा होश उड़ गया। मैंने देखा मैं बेंच पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन वो बूढ़ी औरत और उसकी दुकान वहां से मानो गायब हो चुका था। मैं रास्ते के पास जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे टूटी फूटी बेंच पर बैठा हुआ हूँ। मेरे सामने एक लकड़ी के सहारे लालटेन टांगी हुई है। मेरे हाथों में एक मिट्टी की बनाई हुई प्याला है जिसमें वो बूढ़ी औरत मुझे चाय दी थी। और उस लालटेन की धीमी रोशनी में मैं देखा चाय की प्याले के अंदर चाय नहीं बल्कि ताजा लाल खून था और मेरे होंठ पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल खामोश हो गया, मानो मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य पड़ गया है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे होश आया और तभी मैं बेहद बुरी तरीके से उल्टी करते हुए वहां से भागने लगा। लेकिन मैं इस बार ट्रक के तरफ ना दौड़ते हुए जंगल के दूसरी तरफ दौड़ने लगा तो मुझे पता चला ये जंगल धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। मतलब यह काफी बड़ा ढलान है। मैं उस ढलान से ही नीचे की तरफ दौड़ने लगा और कुछ देर बाद मुझे सामने वह नदी दिखाई दी। तब तक अंधेरों में रहते हुए भी मेरी नजर थोड़ी तेज हो गई थी। आसपास का नजर काफी साफ दिखाई दे रहा था। नदी के पास पहुंचते ही मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था। मैंने नदी के पानी में हाथ डाला और थोड़ा पानी उठाकर पी ली। अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं लोग उम्मीद में जीते हैं, इसलिए मैं फिर से अपने जेब से मोबाइल निकाला तो देखा मेरी मोबाइल तब तक स्विच ऑफ हो चुका था। ऐसी हालत में मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अचानक मैंने देखा नदी के पानी में एक पत्थर के ऊपर एक महिला बैठी हुई है। वह महिला आगे की तरफ घूमकर बैठी हुई थी, इस कारण उसको सिर्फ मैं पीछे से ही देख पा रहा था। उसके सिर का बाल काफी लंबी थी। वो जिस पत्थर के ऊपर बैठी थी उस पत्थर की कुछ हिस्सा उसके बालों से ढकी हुई थी। उस महिला की शारीरिक गठन और उसका बैठने की तरीका देखने से ही पता चलता है वो महिला काफी सुंदर होंगी। न जाने कैसे मैं उससे सम्मोहित हो पड़ा। एक स्थिर दृष्टि से मैं बस उसे ही देखने लगा। ऐसे ही 2 मिनट बीत गए और तब मुझे एहसास हुआ उस महिला की बाल धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। अब वो बाल नदी की पानी को टच करने वाला है और अगले ही कुछ मिनटों के अंदर वो बाल धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा। मैंने सम्मोहित होकर धीरे धीरे नदी में उतर गया। न जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे भी करके हो मुझे उस महिला के पास पहुंचना ही है। धीरे धीरे पानी मेरे घुटने तक आ गया और कुछ देर बाद कमर तक। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे लगता है वो महिला भी मुझसे दूर जा रही है। मतलब हम दोनों के बीच में जो दूरी है वो आगे जाने के बावजूद कम नहीं हो रहा है। फिर भी न जाने किस मकसद से सम्मोहित होकर मैं गहरे पानी के अंदर जाने लगा। ऐसे में अचानक जंगल के अंदर से कुछ लोगों का बातें करने की आवाज मुझे सुनाई दी। मुझे पता था कि मैं नदी के पानी में डूबने के लिए जा रहा हूँ, फिर भी मुझे किनारे तक जाने का कोई मन ही नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था वो महिला मुझसे कुछ कहना चाहती है, मुझे उस तक पहुंचना ही पड़ेगा। ये सोचकर मैं और भी गहरी पानी में बस जाने ही वाला था। ऐसे में अचानक कोई मेरा हाथ पकड़ लिया और एक ही झटके में मैं अपने होश में आया। हैरान होकर मैं घूमा तो देखा
मेरे सामने विक्रम खड़ा था और नदी किनारे 3-4 आदमी हाथ में टॉर्च लिए हुए आपस में बातें कर रहा था। ऐसे ही मैं आगे की तरफ फिर से नजर डाला तो मैं देखा मेरे सामने वो महिला बिल्कुल गायब हो चुका था। वो जगह बिल्कुल सुनसान था। आसपास उस महिला का कोई नाम और निशान तक नहीं था। अगले ही पल मैं धीरे धीरे विक्रम के कांधों पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं देखा मैं देवघर ट्रांसपोर्ट ऑफिस में था। मेरे सामने विक्रम बैठा हुआ था। विक्रम के मुंह से बाद में मैं सुना था उस रात काफी देर हो चुकी थी, फिर भी मेरा कोई अता पता नहीं था। ये देखकर सब लोग घबरा गए थे। फोन पर एक दूसरे से बातें होने लगी तो वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। विक्रम उसके साथ अपने गांव से कुछ लोगों को भी लाया था। रास्ते में ट्रक खड़ा देखकर वो लोग मुझे जंगल में ढूंढा और फिर इस हालत में मैं उनको मिली। विक्रम और बाकी लोग कह रहे थे कि मैं किसी छलावे के शिकार बन गया था। उस रात अगर उन लोगों को पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो रात मेरे लिए आखिरी रात होता और वो डायन समझकर बूढ़ी औरत को जला देने वाली कहानी बिल्कुल सच थी। आज भी उस जगह पर उस बूढ़ी औरत की आत्माएं भटकती है और इंसान को भटका के उसे मार देती है। आज मेरे ये जिंदगी मेरे लिए एक वरदान है। और दोस्तों यहीं पर खत्म होती है मेरी कहानी। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक खौफनाक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।